जीतती रही है उसे ए कैटेगरी में, और जहां लगातार हारती रही है उसे डी कैटेगरी में, और जो एवरेज सीटें उसे बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा रहा है। तो लोकसभा सीटों का वर्गीकरण कर रही है बीजेपी। एक एक सीट का एनालिसिस कराया जा रहा है। जहां जिसकी आबादी ज्यादा वहां उसी जाति के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। बीजेपी सिर्फ जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका देगी। कमजोर सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। घोसी उपचुनाव की हार के बाद बीजेपी ज्यादा सतर्क हो गई है। दारा सिंह चौहान हारे, बीजेपी सतर्क हुई। राजनीतिक सामाजिक समीकरणों पर खास फोकस बीजेपी का है। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात अपनी चुनावी सभाओं में लगातार उठाया है, दोहराया है, और बीजेपी पर इसको लेकर निशाना भी साधा। पूछा कब होगा जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी। तो भाजपा के जवाब देने से पहले ही अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब जातीय जनगणना पर एक्सरे नहीं एमआरआई की जरूरत है। इस तरह के बयानों को सुनने के बाद इस साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा। सियासी जानकारों का यह भी दावा है कि बिहार से उठी जातीय जनगणना की आवाज लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नैरेटिव बन चुकी है। अब जातीय जनगणना क्षेत्रीय न होकर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस भी खुलकर इसके पक्ष में आई है और भाजपा के पास फिलहाल इस मुद्दे की कोई काट नजर नहीं आ रही। इसीलिए बीजेपी पिछड़ों पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहां बात घूमकर फिर से वहीं आती है कि अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट टेबल पर आ जाती है और पिछड़ों का वर्गीकरण सही तरीके से हो जाता है तो चुनाव रोचक हो जाएगा। जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर ओबीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली से मोदी ने दरअसल पिछड़ों को लेकर जवाब भी दिया था और प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला कांग्रेस और विपक्ष पर बोला था। दरअसल 24 का चुनाव एक और बीजेपी के लिए हैट्रिक का मौका है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की वजह से चुनौतियों से भरा भी है और बीजेपी इसके लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसमें यूपी और बिहार दोनों बेहद अहम है। 80 सीटें यूपी की और 40 सीटें बिहार की, 120 सीटें यूपी बिहार की। तो सियासी और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान बीजेपी रख रही है। एक कैटेगरी वाली सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीतती रही है वहां पर भी नए प्रत्याशी आ सकते हैं ताकि मैसेज दिया जा सके, नैरेटिव सेट किया जा सके। और अभी से चुनाव में जब 4 से ज्यादा महीने का वक्त बाकी है, संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बीजेपी ने बना ली है। ये समिति कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट बना रही है। उनमें कई बिंदु क्या है ये भी समझिए। उम्र का पैमाना, जीत की संभावना कितनी है, एज फैक्टर के साथ साथ जाति क्या है और जाति के साथ साथ उस जाति की आबादी उस एरिया में कितनी है, लोकसभा क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, समस्याएं क्या हैं, विरोधी दलों की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की प्रोफाइल बनाकर अभी से तैयार किया जा रहा है समिति की तरफ से। और अगर ओबीसी बाहुल्य सीट पर सांसद दूसरी जाति का है तो इस बार उस सीट पर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। यानी सीट अगर जीत रही बीजेपी एक कैटेगरी की है लेकिन किसी दूसरे जाति का सांसद है और दूसरी जाति की आबादी है तो फिर वहां पर बदला जाएगा, प्रत्याशी चेहरा अलग होगा। सहयोगी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर भी मंथन होगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर 350 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की तैयारी कर रही है और उसके लिए एक एक पॉइंट पर काम किया जा रहा है। जिलों में विरोधी दलों में तोड़फोड़ करने के काम पर मंथन लगातार जारी है और साथ ही हर जाति के नेताओं की सूची अलग से तैयार हो रही है। बीजेपी किसी भी पॉइंट पर कमजोर नहीं होना चाहती और इसके लिए इस बार प्रचार का अंदाज आक्रामक होगा। बीजेपी की तरफ से एक आंकड़ा पेश करके बताया गया था कि आखिर प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 29 मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद बीजेपी के ओबीसी से आते हैं और विधायकों में लगभग 27% विधायक जो हैं, एमएलए जो हैं वो ओबीसी हैं। एमएलसी यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनमें 40% बीजेपी के ओबीसी एमएलसीज हैं। और अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की बात की जाए तो बीजेपी के मुताबिक उसका सबसे ज्यादा फायदा इसी ओबीसी वर्ग को मिला है। मोदी सरकार की योजनाओं का कितना पैसा किस जाति पर खर्च हुआ इसका आंकड़ा बीजेपी की तरफ से बताया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी की तरफ से 44% बजट खर्च किया गया, दलितों पर 19%, आदिवासी आबादी पर 3% और सवर्ण वोटर्स के लिए या सवर्ण आबादी के लिए कह लीजिए कि 26% यह आंकड़ा रहा। अल्पसंख्यकों पर भी बीजेपी ने खास फोकस किया। 8% जो है बजट या योजनाओं का लाभ वो अल्पसंख्यकों को मिला। बीजेपी के लाभार्थियों में कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सी, वो भी आपको बता देते हैं। लोहार जातियां हैं, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी यानी कि जो पिछड़े जाति वाले वोटर्स हैं उन पर खास फोकस। नाव बनाने वाले, जाल बुनने वाले, ताला बनाने वाले, औजार बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, टोकरी झाड़ू बनाने वाले। और साथ ही बात सिर्फ योजनाओं और लाभार्थियों तक नहीं है, आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी की जीत में लगातार रिफ्लेक्ट होता रहा है।
समझिए कि आखिर बीजेपी को ओबीसी वोटर्स का साथ कितना मिला। 2009 से शुरू करते हैं। 2009 में 22% ओबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ रहे, लेकिन आंकड़ा बढ़ता है 2014 में, जब मोदी चेहरा बनते हैं। 22% से 15% ऐड ऑन होकर 37% तक आंकड़ा पहुंच जाता है। और फिर अगले चुनाव में 2019 में मोदी लहर के साथ साथ लगभग 44% ओबीसी वोटर्स आ जाते हैं, यानी कि 37% का जो आंकड़ा था 14 में, उसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी होती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर 2024 को लेकर जो लड़ाई है वो ओबीसी के इर्द गिर्द ही क्यों है, क्यों ओबीसी की इतनी बात हो रही है, क्यों ओबीसी पर इतना फोकस हो रहा है। अगर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आबादी उत्तर प्रदेश में 54% है, यानी सोचिए डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसके साथ ओबीसी उसकी सरकार लगभग तय है। बिहार में आंकड़ा और ज्यादा है, 61% ओबीसी वोटर्स हैं यहाँ। महाराष्ट्र में 32% डिसाइडिंग है, और चुनावी राज्य जहां 25 तारीख को वोट पड़ना है, राजस्थान में, वहां लगभग आधी आबादी 48% आबादी जो है वो ओबीसी वोटर्स की है। गुजरात में भी आंकड़ा 47% का है, और बीजेपी के साथ ये ओबीसी वोटर्स तमाम राज्यों में रहा है। मध्य प्रदेश में जहां हाल में चुनाव खत्म हुआ, वहां 43% ओबीसी वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में 47%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, आंध्र प्रदेश में 52%, ओडिशा में 36%, पश्चिम बंगाल में 13%, असम में 25% है, हिमाचल प्रदेश में 13% है, उत्तराखंड में 31% और पंजाब में 15% यह आंकड़ा है। हरियाणा में 31% है। और इन तमाम आंकड़ों से साबित होता है कि 2024 की लड़ाई में ओबीसी केंद्र में रहने वाले हैं। नीतीश के दांव की काट निकालना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। पहले जातिगत जनगणना को फूट डालो राज करो का फॉर्मूला बताने वाले बीजेपी नेता आज ये कह रहे हैं कि हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि जाति का साथ तो सबको चाहिए। तो क्या यह माना जाए कि अगला लोकसभा चुनाव फिर मंडल बनाम कमंडल की तरफ बढ़ रहा है? 90-92 के दौर वाली लड़ाई क्या फिर से 2024 में दिखेगी? विपक्ष की कोशिश यही है। इस मुद्दे पर अपने दोनों हाथ जला चुकी कांग्रेस ने अपना एजेंडा बदल लिया है। अब कांग्रेस का फॉर्मूला और आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है। राहुल गांधी जगह जगह मंचों से जातिगत जनगणना का वादा कर रहे हैं। क्या मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की गिनती बताकर बीजेपी का काम चल जाएगा? केंद्र में जीत का हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी दो मोर्चों पर काम कर रही है। दरअसल एक तरफ वो पिछड़ों के लिए कामकाज का बखान कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की खिचड़ी भी पक रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी का पिछड़ा होना है, और जब तक कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है, बीजेपी डबल पिच पर बैटिंग के मूड में है। यानी कि एक तरफ ओबीसी वोटर्स को साधा जाएगा, जातियों को साधा जाएगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आगे बढ़ रही है। और अब बात कांग्रेस के नए अवतार की। 1989 से उत्तर प्रदेश में सियासी वनवास झेल रही कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में उसका वजूद बढ़ जाए। देखिए, यूपी में अजय कुमार लल्लू कोई करिश्मा नहीं कर पाए, तो कांग्रेस ने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए दलित नेता ब्रजलाल खाबरी को कमान सौंपी, लेकिन ब्रजलाल का कोई असर नहीं दिखा। नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस ने पूर्वांचल के खाटी नेता, वाराणसी के बड़े दिग्गज अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उम्मीद के मुताबिक अजय राय ने अपना भौकाल दिखाना शुरू किया, और बीते 3 दशक में कांग्रेस को शायद पहला जलवे और जलाल वाला नेता मिला। अजय राय, जो प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से लखनऊ के मॉल एवेन्यू यानी प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पहुंचा। इसके बाद तो अजय राय ने दूसरे दलों में सेंधमारी का जो सिलसिला शुरू किया, आज तक वो बदस्तूर जारी है। हाल फिलहाल में कांग्रेस में कौन कौन नेता शामिल हुए वो भी आपको बताते हैं। गयादीन अनुरागी पूर्व विधायक है, हमीरपुर, दरअसल ये पूरा बुंदेलखंड का हिस्सा है, वहां पर इनका प्रभाव माना जाता है। पशुपतिनाथ पूर्व विधायक, गाजीपुर, पूर्वांचल का चेहरा। इमरान मसूद, बड़ा मुस्लिम चेहरा, और साथ ही पश्चिम की राजनीति में पकड़, पूर्व विधायक, सहारनपुर के। कांग्रेस में इनकी वापसी कराई गई, तमाम दलों का चक्कर लगाकर कांग्रेस में वापस आ गए। अहमद हमीद पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे पश्चिम में बागपत से। सीपी राय मुलायम के करीबी रहे, उनको वापस दरअसल उनको कांग्रेस में शामिल कराया गया। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब नए अवतार में है। वो सपा को तो बीएसपी को काशीराम के पैटर्न से मात देने की तैयारी कर रही है, और इसीलिए कांग्रेस अब सपा और बसपा के दिग्गज चेहरों को अपने पाले में लाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। वहीं दलित गौरव संवाद और ओबीसी सम्मेलन कराकर सेंधमारी करने की भी तैयारी है। ऐसे में इतना साफ है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच घमासान होगा। अब आपको कांग्रेस के तर्कश के तीर दिखाते हैं। काशीराम की बोली बोल रहे हैं राहुल गांधी। सपा बसपा के नाराज नेताओं की कांग्रेस लिस्ट बना रही है, उनको शामिल करा रही है। खास फोकस है दलित पर, मुस्लिम पर और ब्राह्मण पर। ये समीकरण जो कांग्रेस के पाले में कभी रहा करता था 1989 तक, उसी रणनीति पर, उसी बिसात पर कांग्रेस एक बार फिर से अपनी बुनियाद सेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपी में 22% दलित हैं, जिनमें से 11% जाटव वोटर्स हैं।
मायावती खुद जाटव समाज से आती हैं और यूपी में करीब 52% ओबीसी में थे। साथ साथ दरअसल 20 से 22% सवर्ण हैं और यूपी में 2019 में कांग्रेस को महज 6.36% वोट मिले। अब कांग्रेस दिसंबर के महीने से सपा बसपा के कई पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व मंत्रियों को कांग्रेस में लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए, यहाँ एक और बात समझ लीजिए, जब जब चुनाव आता है तो दल बदल होना एक बहुत सामान्य सी बात है। थोड़ा सा पीछे चलिए, 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव, सपा कार्यालय के बाहर एसयूवी गाड़ियों का रेला लगा रहता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, हर रोज किसी न किसी नेता की ज्वाइनिंग होती थी। नतीजा जब आया तो यूपी में योगी रिपीट हो चुके थे, यानी दल बदल सिर्फ टिकट की आस में होता है। फिर भी अगर अजय राय नेताओं को तोड़कर अपने पाले मिला रहे हैं, इसका एक मैसेज और जाता है और परसेप्शन भी क्रिएट होता है। हालांकि ये वही कांग्रेस जिसके दिग्गजों ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। हाल ही में यूपी के प्रभावशाली नेता, पूर्व सांसद रवि वर्मा, उनकी बेटी पूर्वी जो है वो सपा छोड़कर कांग्रेस में आए। रवि वर्मा कुर्मी बिरादरी का महत्वपूर्ण नाम है और यूपी में कुर्मी पटेल वोटर्स करीब 5 से 6% हैं। यानी कांग्रेस हर जाति, हर वर्ग के नेताओं को तोड़कर अपने पाले मिला रही है। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीत सकी, जबकि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में